नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे जो हिस्ट्री का हम लोग देख रहे थे रिवीजन मोड में। तो आज हमारा ये दूसरा वीडियो होगा और इसमें हम लोग देखेंगे उत्तरकालीन मुगल वंश के बारे में, जिसमें 1707 देखा जाए तो 1707 से जो उत्तर मुगलकालीन जो वंश का जो समय टाइम पीरियड था, ये 1707 से लेकर 1862 तक जाता है। जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है 1707 में, उसी समय से मुगल वंश का क्या एकदम पतन होना देखा जाए तो वो शुरू हो जाता है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक रिवीजन मोड है। आपको एग्ज़ाम को जब नज़दीक रहता है तो उस समय ये काफ़ी यूज़फुल होगा ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरकालीन मुगल वंश 1707 से लेकर 1857, देखा जाए तो 1857 क्रांति होता, लेकिन उसके बाद वो आगे चला जाए। जनरली जो 1862 में क्या होता, जो उसका बहादुर शाह द्वितीय होता है उसका मृत्यु हो जाता है, इसलिए उसका अंत 1862 तक कह सकते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जिससे औरंगजेब की मृत्यु होता है 1707 में, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने भारत पर शासन करना शुरू किया था, लेकिन उसमें से कोई भी योग्य शासक नहीं रहा। हालांकि औरंगजेब भी काफ़ी एक एग्रेसिव शासन किया था। वो काफ़ी क्या एक कट्टर था, एक तरह कट्टर शासक था, जिसने क्या अर्थात जैसे हो गया इस्लाम को लेकर, मतलब धार्मिक कट्टरता पे उसने शासन किया था। इस वजह से उसको काफ़ी उसका नुकसान भी हुआ था, क्योंकि बहुत सारे वो राजाओं के साथ युद्ध लड़ा था। हिंदू राजा जैसे उधर मराठा के साथ हो गया, राजपूतों के साथ हो गया। जबकि इससे अगर पूर्व बात किया जाए तो जब अकबर था वो ऐसा नहीं किया। तो कई मतलब देखा जाए तो कोई एक वजह नहीं था इसका पतन होने के कारण। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरंगजेब की मृत्यु हुआ ये मतलब इसका पतन होना शुरू हो गया, नहीं। जब औरंगजेब था तो इसका इम्पैक्ट उसी समय से ही देखने को मिल जाता है, औरंगजेब के शासनकाल से ही। तो बहुत सारा फैक्टर होता है, तो उसे हम लोग जब डिटेल्स जब हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग कोई फाउंडेशन बैच में से देखेंगे तब वहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे। ये हमारा क्या है, रिवीजन मोड है, ऐसा स्पीड में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए, लेकिन ये लोग योग साबित नहीं हुए। परिणाम स्वरूप मुगल वंश का पतन की प्रक्रिया तेजी से हो गई। यहाँ आते आते काफ़ी तेजी से इसका पतन होना शुरू हो गया, जिसमें इन शासकों का योगदान भी था। और इसमें से इसका क्या योगदान था पतन होने में, तो देखिए औरंगजेब के बाद जो बनता है उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712। ये मुअज्जम, इसका नाम जो था इसका मुअज्जम था, और ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर आके बैठता है। तो बहादुर शाह का क्या नाम था, मुअज्जम। ये औरंगजेब का पुत्र था। असद खां और उसके पुत्र जुल्फिकार खां, असद खां और उसके पुत्र जुल्फिकार खां ने इसको सहयोग प्रदान किया था। तो इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो करता है एक असद खान होता है, और उसका एक पुत्र होता है जुल्फिकार खां। असद खां जो काफ़ी समय तक सेवा दिया था मुगल काल में, प्रधानमंत्री के पद पे रहा था ये। तो देखिए, असद खां मुगल प्रशासन में सबसे अधिक समय 31 वर्ष तक वजीर अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर कायम रहा था। बहादुर शाह प्रथम ने बहादुर शाह प्रथम ने साहू को 1707 में कैद खाने से मुक्त कर दिया। तो साहू जी महाराज को कैद खाने से मुक्त कौन कर देता है, बहादुर प्रथम कर देता है, बहादुर शाह प्रथम कर देता है, जिसको औरंगजेब के समय में उसको कैद में लाया जाता है। क्योंकि वहाँ पे मराठा और पेशवा जो था क्या, वहाँ पे सत्ता परिवर्तन कर दिया जाता है। तो साहू को 1707 में कैद खाने से मुक्त कर दिया, और मराठे आपस में उलझ गए। जैसे उसको मुक्त कर देता है साहू जी महाराज को, तो ये आप डिमांड करने जाते हैं अपना सत्ता के लिए मराठा साम्राज्य में। तो देखिए वो जो उलझ गया, जो मुगल बादशाह चाहता था, और मुगल बादशाह भी क्या आखिर वही चाहता कि जाओ तुम लोग आपस में ही लड़ाई करो। इसने बुंदेल नेता छत्रसाल और जाट नेता चूड़ामन, इसने क्या किया, बुंदेल नेता जो छत्रसाल था और जाट का नेता था चूड़ामन से मित्रवत संबंध कायम कर लिया। इसने गुरु गोविंद सिंह के प्रिय शिष्य थे, गुरु गोविंद सिंह के प्रिय शिष्य थे कौन, बंदा बहादुर। उसको क्या ये लोग काफ़ी उस पर अत्याचार वगैरह करता है, उसको भगाता है यहाँ से। देखिए क्या करेगा,
प्रियसिस बंदा बहादुर के विरुद्ध भी अभियान किया। परिणाम स्वरूप बंदा बहादुर को लोहगढ़ को छोड़कर जाना पड़ा। लोहगढ़ दुर्ग का निर्माण, लोहगढ़ जो दुर्ग का निर्माण कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह किए थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है पटना सिटी में। कब होता है? इनका जन्म होता है 22 दिसंबर 1666 में होता है। प्रकाश पर्व इन्हीं के ऊपर मनाया जाता है प्रत्येक साल। तो लोहगढ़ दुर्ग का जो निर्माण कौन किया था? तो ये किए थे गुरु गोविंद सिंह ने अंबाला के समीप, अंबाला के समीप किया था। इसको बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी भी बनाया था और उसी लोहगढ़ को बंदा बहादुर ने अपना राजधानी बना लिया था। इतिहास में बहादुर शाह को शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर कहा गया है। तो शाह ए बेखबर किसे कहा गया है? ये कहा गया किसे? बहादुर शाह प्रथम को कहा गया शाह ए बेखबर। ये सब भी एक याद रखिएगा, सबका उपनाम वगैरह है। फिर आता है बहादुर शाह प्रथम के बाद फिर एक आएगा जो नेक्स्ट शासक बनेगा वो है जहांदार शाह 1713 में। बहादुर शाह के बाद उसका पुत्र जहांदार शाह गद्दी पर आया। असद खां और जुल्फिकार खां ने इसको अपना समर्थन दिया और इसे भी कौन? असद खां और जुल्फिकार जो उसका पुत्र था असद खां का, उसने भी इसको सपोर्ट किया। दोनों मिलकर सपोर्ट किसको किया? जहांदार शाह को। इसने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को, इसने किसने? तो जहांदार शाह ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया। इसके प्रशासन में लाल कुमारी नामक जहांदार शाह के शासनकाल में लाल कुमारी नामक महिला हस्तक्षेप करती थी, जिसके साथ इसका प्रेम संबंध बतलाया गया है। इसके लिए इतिहास में जहांदार शाह की आलोचना भी किया गया है। अब देखिए इसके समय में एक काफ़ी फेमस रही लेडी, क्या नाम था? लाल कुमारी नामक महिला ने हस्तक्षेप किया और इसके साथ क्या इसका प्रेम संबंध था, जिसके कारण इतिहासकार ने इसमें क्या किया? काफ़ी इसका आलोचना भी करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आता है एक जय सिंह। तो देखिए जय सिंह यह आमेर के शासक थे। तो जय सिंह कहाँ के शासक थे? तो आमेर के शासक थे। इनको जहांदार शाह ने सवई राजा, इनको किनको? जय सिंह को जहांदार शाह ने सवई राजा की उपाधि से सम्मानित किया। तो सवई राजा की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया था? तो जय सिंह को किया गया था। किसने किया? तो जहांदार शाह ने किया था। यह नक्षत्र विज्ञान और रेखा गणित में अधिक रुचि रखते थे। जय सिंह जो थे वो नक्षत्र विज्ञान हो गया और रेखा गणित में काफ़ी अधिक रुचि रखते थे, उनको काफ़ी इंटरेस्ट था ये सब चीज़ों में। इन्होंने नेपियर और यूक्लिड के गणित के पुस्तकों का भी अध्ययन किया था और उसका अनुवाद भी कराया। इन्होंने नक्षत्र विज्ञान पर आधारित सारणियों का सेट तैयार कराया, जिसको जिंज मुँह शाही कहा गया। इन्होंने क्या किया? जय सिंह ने नक्षत्र विज्ञान पर आधारित सारणियों का एक सेट तैयार कराया और जिसको क्या कहा गया? जिंज मुँह शाही कहा गया। आगे देखते हैं। और इन्हीं के द्वारा जो होता है जंतर मंतर का भी स्थापना कराया जाता है। कहाँ? जयपुर में। तो देखिए इन्होंने वैज्ञानिक रीति से जयपुर नगर का निर्माण कराया, जिसे गुलाबी शहर कहते हैं। तो गुलाबी शहर जयपुर में जो है वो किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा ही किया गया था और ये वैज्ञानिक रीति से किया गया था, एक पूरा साइंटिफिक तरीके से। नेक्स्ट, इन्होंने जंतर मंतर अर्थात जंतर मंतर वैधशाला, उसका मतलब क्या होता है? जंतर वैधशाला का निर्माण भी कराया था। जैसे दिल्ली में, मथुरा में, काशी, उज्जैन और जयपुर में जंतर मंतर है। और इसके समय में सैयद बंधुओं का उदय हुआ था। किसके समय में हो गया था? तो जय सिंह के समय में हो जाता है। इन लोगों ने फरुखसियार के साथ मिलकर इनकी हत्या कर दिया। इतिहास में जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया। तो लंपट मूर्ख किसे कहा गया है? तो जहांदार शाह को कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हम। पूरा आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए एकदम सुपर फास्ट क्लास में। ये आपका पूरा रिवीजन मोड में रहेगा, काफ़ी काम आने वाला है। जब एग्जाम नज़दीक रहता है तो उस समय आप लोग जरूर देखा कीजिए इस टाइप का वीडियो कहीं भी। चलिए नेक्स्ट है फरुखसियार।
1713 से 1719 में सैयद बंधु के सहयोग से यह गद्दी पर आया था। तो फर्रुखसियार जो होता है वो सैयद बंधु के सपोर्ट से ही गद्दी पे आता है। इसको घृणित कायर भी कहा गया। तो फर्रुखसियार को क्या कहा? लंपट, मूर्ख और घृणित कायर भी कहा गया। इसने सैयद बंधुओं के सहयोग से असद खां और जुल्फिकार खां की मृत्यु कर दिया। अब जो उसको सपोर्ट कर रहा था इससे पहले, जो जुल्फिकार और असद खां था, जो काफ़ी समय से सेवा भी दिया था मुगल शासन में, अब इसको कौन हत्या कर देता? तो फर्रुखसियार ने कर दिया। इसको फर्रुखसियार हत्या कर देता है। किसके साथ मिलकर? तो सैयद बंधु के साथ मिलकर। इस प्रकार प्रशासन पर सैयद बंधुओं का पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया। फर्रुखसियार ने चिनकिलिच खां, फर्रुखसियार ने चिनकिलिच खां, जो निजाम जिसको कहा जाता है, चिनकिलिच खां का क्या नाम था ओरिजिनल? सॉरी, निजाम का क्या नाम था ओरिजिनल? तो चिनकिलिच खां था उसका नाम, को दक्षिण भारत की 6 सूबेदारी प्रदान कर दिया। अब जो साउथ इंडिया का जिसको जो 6 सूबे इसको दे दिया, जाइए अब वहाँ पे शासन कीजिए निजाम को। इसको सूबेदारी प्रदान कर दिया। उसके बाद क्या होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट घटना है। तो फर्रुखसियार के समय सर जॉन सरमन के नेतृत्व में अंग्रेजों का एक दल इसके दरबार में आया। सर जॉन सरमन के नेतृत्व में अंग्रेजों का एक दल कहाँ आता है? तो इसके दरबार में आता है, फर्रुखसियार के दरबार में। इस दल में शामिल डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखसियार को जानलेवा बीमारी से निरोग कर देता है। अब इसको क्या, एक बीमारी रहता है काफ़ी बड़ा, किसको? फर्रुखसियार को। अब इसको ठीक कर देता है कौन? जो इस सर जॉन सरमन के साथ में आया था, डॉक्टर हैमिल्टन। तो इसको ठीक कर देता है बीमारी से, और ये खुश होकर एक फरमान ला देता जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा इसके लिए। और एक फरमान को इसने जारी किया। तो 1717 में एक फरमान जारी कर दिया जाता है फर्रुखसियार के द्वारा अंग्रेजों के लिए, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर के समय वाला संपूर्ण अधिकार मिल गया। अब ये जो एक फरमान होता है इसमें ये कर दिया जाता है कि देखा जाए तो सूरत में मात्र 3000 वार्षिक कर से पूरा टैक्स फ्री कर देता है। बंगाल में 10,000 वार्षिक कर पे जो मुगल को देने पे इसको पूरा टैक्स फ्री कर दिया। अब वहाँ पे पूरा वो ट्रेड अपना कर सकता था कौन? अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। और साथ ही साथ जो मुंबई में जो ढाला जा रहा था सिक्का टकसाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का, अब उसे भी मुगल शासन में चलाने के लिए अनुमति प्रदान कर देता। यही इसके लिए सबसे मैग्ना कार्टा साबित होता। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। ये 1717 का फरमान जो फर्रुखसियार के द्वारा ही किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया, अर्थात अधिकार, महाअधिकार पत्र कहा गया। सैयद बंधु और पेशवा के बीच 1719 में एक संधि हुआ। इस संधि शर्त के अनुसार बहुत सारा अधिकार मराठों को मिल गया था। तो सैयद बंधु और पेशवा के बीच एक संधि कब होता है? 1719 में होता है, जिससे बहुत सारा अधिकार है किसे मिल जाता है? ये मराठा को मिल जाता है। इस संधि को रिचर्ड टेम्पल, इस संधि को कौन सा संधि? तो 1719 का जो संधि था उसी को रिचर्ड टेम्पल ने मराठों के लिए मैग्ना कार्टा अर्थात महाअधिकार पत्र भी कहा है। आगे बढ़ते हैं। फर्रुखसियार के समय बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर हत्या कर दिया गया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया। अब फर्रुखसियार के समय में बंदा बहादुर को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार करके उसके हत्या कर दिया जाता है। इतिहास में सैयद बंधु को राजा बनाने वाला या नृप निर्माता कहा गया, किंग मेकर कहा गया। किसे? सैयद बंधु को। साहू के साथ मिलकर सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियार की हत्या कर दिया। अब क्या होता है? साहू के साथ मिलकर सैयद बंधु के कौन हत्या कर देता? कौन? फर्रुखसियार की हत्या कर दिया साहू के साथ मिलकर सैयद बंधु ने। लो अब सैयद बंधु इसका भी हत्या कर देता। किसको? फर्रुखसियार को। किसके साथ मिलकर? तो साहू जी महाराज के साथ में, साहू के साथ मिलकर। नेक्स्ट जो एक उसके बाद एक बनता है फर्रुखसियार के बाद जो शासक आएगा, ये काफी कम समय के लिए रहेगा, रफी उद दरजात और रफी उद दौला। 1719 में सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियार के बाद रफी उद दरजात को गद्दी पर बैठाया, लेकिन कुछ माह बाद उसे हटाकर रफी उद दौला को बैठाया गया। यह लोग योग शासक नहीं थे, ये सब कोई योग शासक नहीं था, ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
रफ़ी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय भी कहा गया। बस इसमें से एक ये पॉइंट याद रखिएगा। तो शाहजहां द्वितीय किसे कहा गया? तो रफ़ी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय भी कहा गया है। यह सबसे कम समय तक मुगल बादशाह था। तो सबसे कम समय तक मुगल बादशाह कौन रहा था? रफ़ी उद्दौला अर्थात शाहजहां द्वितीय, जबकि अकबर सबसे अधिक समय तक मुगल का शासक रहा था। नेक्स्ट आता है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह रंगीला, तो मोहम्मद शाह इसे रंगीला भी कहा जाता है। तो 1719 से लेकर 1748 सैयद बंधु ने इसको गद्दी पर बैठाया, जिसका मूल नाम क्या था? इसका जो मूल नाम था रोशन अख्तर था। तो मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर खां था। यह राजनीतिक में कम और भोग विलास में समृद्ध पूर्वक जीवन व्यतीत बिताने में अधिक रुचि रखता था। तो ये काफ़ी क्या था, पूरा ऐसो आराम की ज़िंदगी ये जीने वाला था। ये लोग इसको ज़्यादा मतलब नहीं था, देखा जाए तो शासन वगैरह राजनीति में, तो आराम से भोग विलास में ये लगा था। कौन? मोहम्मद शाह। इसलिए इसका नाम क्या है? रंगीला शब्द जुड़ गया। तो इसके नाम के साथ जुड़ गया रंगीला शब्द। इसने निजाम को आगे करते हुए सैयद बंधुओं की हत्या कर दिया। अब लो इसने क्या कर दिया? अब सैयद बंधु की इसने हत्या करवा देता है। कौन? रंगीला, मोहम्मद शाह ने। किसके साथ मिलकर? तो निजाम के साथ मिलकर। चलिए अब थोड़ा निजाम के बारे में देखते हैं। निजाम इसका मूल नाम क्या था? तो चिनकिलीज खां था। यह 1722 ईस्वी में वजीर बना और 1724 में वजीर के पद से इस्तीफा भी दे दिया। मुगल साम्राज्य का वास्तविक विघटन यहीं से शुरू हुआ था। ये 1722 में तो वजीर बनता है, प्रधानमंत्री, और 1724 में ही क्या कर देता है? इस्तीफा दे देता है। और इसी समय से देखा जाए तो जो वास्तविक मुगल साम्राज्य का जो पतन होता है ये यहीं से शुरू हो जाता है। निजाम ने दक्षिण भारत में 6 सूबा अर्थात प्रांत को मिलाकर स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में किया। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना कब किया गया था? तो 1724 में किया निजाम के द्वारा। इसने हैदराबाद में असफ जाही वंश की स्थापना किया। तो इसने हैदराबाद में कौन सा वंश का स्थापना करता है? असफ जाही वंश की स्थापना करता है। और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इसको असफ जाह, इसको क्या कहा? असफ जाह की उपाधि भी प्रदान किया था। किसने? रंगीला ने, बादशाह रंगीला। फिर आता है एक नादिर शाह। उसी समय का ये घटना है। नादिर शाह आएगा भारत। नादिर शाह यह ईरान के रहने वाले थे। इन्होंने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो नादिर शाह को क्या कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित किया और बंदी भी बना लिया। अब इसे पराजित भी कर देता है 1739 में, जो करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने किसे पराजित करता है? तो ये मोहम्मद शाह को करता है। और नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में विजयी होने के बाद दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो ये भी याद रखिए, दिल्ली पर भी आक्रमण करता है करनाल के युद्ध के बाद। और मोहम्मद शाह रंगीला एकमात्र मुगल बादशाह है जिनको विदेशियों ने बंदी बनाया। तो यहाँ से एक ये भी पॉइंट मिल गया। तो एकमात्र मुगल बादशाह है जिसको किसी विदेशियों के द्वारा बंदी बनाया गया। कौन है वो? तो मोहम्मद शाह रंगीला, तो उसी को बनाया गया। नादिर शाह ने अपने साथ मयूर सिंहासन, तख्त ए ताउस, तो मयूर सिंहासन था जो उसे क्या कहता है, क्या कहा जाता है? तो उसे तख्त ए ताउस कहा जाता है। तो नादिर शाह ने अपने साथ मयूर सिंहासन और उसमें लगा हुआ कोहिनूर हीरा ईरान ले गया। मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम मुगल बादशाह था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। तो अंतिम मुगल जो बादशाह था कौन, जो इस सिंहासन पे बैठा था मयूर सिंहासन पे? तो ये रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला ही था। मोहम्मद शाह के समय पेशवा बाजीराव प्रथम ने भी अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। पेशवा बाजीराव प्रथम, तो ये किसके समय में करता है आक्रमण दिल्ली पर? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। फिर बनता है अहमद शाह। तो देखिए
अहमद शाह, इसका समय कब से कब था? 1748 लेके 1754। इसके समय में गजाउद्दीन नामक वजीर अधिक शक्तिशाली हो गया। तो अहमद शाह के समय में गजाउद्दीन नामक एक वजीर है, काफ़ी अधिक शक्तिशाली हो जाता है, और वजीर ने मुगल बादशाह को अंधा करके कैद खाने में डाल दिया, और बाद में उसे क्या आलमगीर द्वितीय के साथ मिलकर अहमद शाह की हत्या कर देता है। तो कौन कर देता है? तो ये गजाउद्दीन नामक जो उसका वजीर था, पहले उसको अंधा कर देता है। किसको अंधा कर देता है? अहमद शाह को। फिर बाद में उसको हत्या भी कर देता है। किसके साथ मिलकर? आलमगीर द्वितीय के साथ मिलकर। फिर बनेगा कौन? उसके बाद बनेगा आलमगीर द्वितीय बनेगा 1754 से 1759। यह भी गजाउद्दीन के सहयोग से गद्दी पर आया। इसके समय में 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। तो पलासी का युद्ध किसके समय में हुआ? आलमगीर द्वितीय के समय में होता है। गजाउद्दीन ने इसको गद्दी से हटाकर अली गौहर को मुगल बादशाह बनाया। अब ये जो है गजाउद्दीन, जो काफ़ी प्रसिद्ध था उस समय, ये क्या करता है? आलमगीर द्वितीय को गद्दी से हटा देता है और उसके जगह किसको गद्दी पर बैठाता है? अली गौहर को मुगल बादशाह बनाया। तो शाह आलम द्वितीय, इसी का नाम था अली गौहर। तो शाह आलम द्वितीय फिर बनेगा मुगल बादशाह, और इसका टाइम पीरियड है 1759 से लेकर 1806 तक। ये काफ़ी लंबा समय तक रहा है शाह आलम द्वितीय। इसका मूल नाम अली गौहर था। इसके समय में 1760 में बांडीबास का युद्ध, हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था। बांडीबास के युद्ध में क्या होता है? तो अंग्रेज ने कंप्लीट रूप से फ्रांस को हरा देता है, और उसको वहाँ से देखा जाए तो अंग्रेज का जो शासन था यहाँ पे, देखा जाए जो पावर था सब इसका यहाँ पे समाप्त हो जाता है भारत में। वांडीवास का युद्ध 1760 में। तो शाह आलम द्वितीय के समय में वांडीवास का युद्ध होता है, और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर युद्ध में यह पराजित हुआ। कौन? शाह आलम द्वितीय। तब 12 अगस्त 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने इसके साथ इलाहाबाद की संधि किया था। तो एक संधि होता है 12 अगस्त को, दो संधि होता है इलाहाबाद को 12 अगस्त, एक होता है 16 अगस्त। तो जो पहला संधि होता है ये शाह आलम द्वितीय के साथ होता है, इलाहाबाद की संधि। राज्याभिषेक पटना में हुआ था। इनको गजाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दिया। किसे? शाह आलम द्वितीय को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और संधि शर्त के अनुसार शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भू राजस्व वसूल करने के अधिकार प्रदान कर देता है। तो 1765 जो इलाहाबाद की संधि होता है, प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में, तो उसके द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है, राजस्व वसूली, ये अधिकार किसको मिल जाता है? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। कौन? शाह आलम द्वितीय। फिर आता है मराठा के संरक्षण में। शाह आलम द्वितीय ने कालांतर में इलाहाबाद का संधि का उल्लंघन कर दिया। फिर क्या होता है? 1803 एडी में अंग्रेजों का दिल्ली पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो गया, और मुगल बादशाह का अधिकार लाल किले के अंदर ही सिमट गया, अर्थात उसका अधिकार जो भी था वो लगभग समाप्त हो गया। फिर बनेगा शाह आलम द्वितीय के बाद बनेगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 का समय था शासन करने का। यह पूर्ण रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। इन्होंने राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए राजदूत बनाकर 1830 में ब्रिटेन भेजा। तो यहाँ से एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो राजा राम मोहन राय को ये अपने पेंशन बढ़ाने के लिए कहाँ ब्रिटेन भेजते हैं? कब? 1830 में। कौन भेजता है? तो अकबर द्वितीय। इसी अवसर पर अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया है। तो राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दिया है, कौन दिया है? तो अकबर द्वितीय ने दिया है। बहादुर शाह द्वितीय या जफर 1837 लेके 1857 या 1862 में इसका मृत्यु हो जाता है। तो ये सबसे अंतिम मुगल शासक होगा। यह अंतिम मुगल बादशाह था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका अधिकार क्षेत्र चांदनी चौक से पालम तक था।
और इसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। इसको दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। तो हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में, वहाँ से इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसे रंगून भेज देता है। और उसकी जो पत्नी है जीनत महल के साथ बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया। इनकी पत्नी जीनत महल को महक परी कहा गया। तो महक परी किसे कहा गया? जीनत महल को, जो बहादुर शाह द्वितीय की या जफर की पत्नी थी। बहादुर शाह को जफर की अर्थात बहादुर शाह जफर की 1862 में रंगून में ही मृत्यु हो गई। 1862 में इसका मृत्यु भी हो जाता है रंगून में ही। उसका कब्र भी कहाँ है? रंगून में ही है। इसकी मृत्यु पर प्रसिद्ध कथक, इसके मृत्यु पर एक प्रसिद्ध कथन है। वह कथन क्या है? तो देखिए ये कथन है, ऐसा बदनसीब मुगल बादशाह जिसको अपने अंतिम समय में अपनी मातृभूमि में 2 गज जमीन नसीब नहीं हुआ। ये कहा जाता है जफर के बारे में कहा जाता है। इस प्रकार बाबर के द्वारा स्थापित मुगल वंश 1862 में आते आते समाप्त कंप्लीट रूप से हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुअज्जम किस नाम से मुगल बादशाह बना? तो जैसे औरंगजेब का मृत्यु होता है तो कौन बनता है? बहादुर शाह प्रथम, ये बन जाता है, बादशाह बनता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जहांदार शाह ने किसको मिर्जा राजा सवई की उपाधि दिया था? तो किसे दिया था? तो आमेर के जो शासक थे जय सिंह को दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आमेर के किस शासक ने जिंज मोहम्मद शाही का निर्माण किया था? तो किसे कौन किया था? तो ये जय सिंह ने किया था। तो जय सिंह को काफ़ी रेखा गणित में इंटरेस्ट था और ज्योतिष वगैरह में ये सब में इंटरेस्ट था, खगोल वगैरह में। तो ये जिंद मोहम्मद शाही का निर्माण किया था कौन? जय सिंह ने किया था। जंतर मंतर वैधशाला का निर्माण कौन किया था? तो ये जय सिंह ने किया था जयपुर में। चलिए आगे देखते हैं, किसने नेपियर और यूक्लिड के ग्रंथों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कराया था? तो ये किया था जय सिंह ने किया था। सही सुमेलन कीजिए। पहला, लंपट मूर्ख किसे कहा गया? जहांदार शाह को कहा गया। दूसरा, साहेब बेखबर भाव साहब प्रथम, गिरनितकार फरोख्सियार। तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी सही दिया गया है। और नृप निर्माता जो किंग मेकर किसे कहा गया था? किंग मेकर ये कहा गया था सैयद बंधु को क्या कहा गया था? नृप निर्माता किंग मेकर कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, 1717 में किसने फरमान जारी किया जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया? तो ये फर्रुखसियार ने एक क्या फरमान जारी कर देता है 1717 में, जिसके द्वारा वो जो फरमान होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा साबित होता है, जिससे ये पूरा देखा जाए तो भारत में शासन करने के लिए उसका वहाँ से एक पकड़ बन जाता है उस फरमान के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लाल कुंवर नामक महिला अर्थात लाल कुमारी नामक महिला ने किस मुगल बादशाह के साथ संबंध था? तो लाल कुंवर नामक जो महिला थी उसके किसके साथ संबंध था? जहांदार शाह, इसका हो जाएगा ऑप्शन बहादुर शाह द्वितीय, फर्रुखसियार नहीं होगा, बहादुर शाह प्रथम, इसका हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी। 1 मिनट 9 का हाँ सही है, जहांदार शाह, इसका जहांदार शाह हो जाएगा। इसका संबंध किसके साथ था? लाल कुमारी का, अभी हम लोग ने देखा था, तो इसका जहांदार शाह के साथ था। किसने अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी? किसने अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दिया था? तो किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है शाह आलम द्वितीय के द्वारा किया जाता है। कब? इलाहाबाद की जो संधि होता है
प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में, इसके द्वारा इसको मिल जाता, दीवानी अधिकार मिल जाता ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने चिनक्लीज खां अर्थात निजाम को दक्षिण भारत की 6 सूबा प्रदान किया था? तो किसने चिनक्लीज खां को दक्षिण भारत में 6 सूबे को प्रदान कर देता है? तो ये फर्रुखसियार के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन 12 है, स्वतंत्र राज्य हैदराबाद का संस्थापक चिनक्लीज खां को असफ जाह की उपाधि किसने दिया? तो निजाम को जो असफ जाह की उपाधि किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है मोहम्मद शाह के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन इसका सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। रफी उद्दौला इस नाम से भी जाना जाता। तो रफी उद्दौला को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो हम लोग उसे जानते हैं शाहजहां द्वितीय के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन इसका सी हो गया 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, रंगीला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या था? तो रंगीला मुगल बादशाह का जो मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर खां या असीम उस्सान या शाहजहां द्वितीय या फिर अली गौर? तो इसका क्या नाम था? रोशन अख्तर इसका नाम था रंगीला। ऑप्शन इसका फर्स्ट हो गया 14 का। गाजीउद्दीन ने किस मुगल बादशाह की आंख निकालकर अंधा कर दिया? तो किसे अंधा कर दिया जाता? तो अहमद शाह को अंधा कर देता है। सभी का नहीं होगा, इसका फर्स्ट होगा ऑप्शन बी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को जो राजा को उपाधि दिया था, कौन दिया था? ये अकबर द्वितीय ने दिया था, जो 1830 में ये ब्रिटेन भेज देता। किसको? राजा राम मोहन राय को पेंशन बढ़ाने के लिए। चलिए इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन 16 का जो हो जाएगा अकबर द्वितीय। ऑप्शन सी हो गया। किस मुगल बादशाह के समय ईरानी शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था किसके समय में किया था? ये मोहम्मद शाह के समय में किया था। नादिर शाह के बारे में सही इसमें से कौन सा है? सही देखते हैं इसमें कौन सा दिया गया। ऑप्शन फर्स्ट है, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बिल्कुल ये सही है। यह अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ईरान लेके गया था। बिल्कुल ये भी सही है। इसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। हाँ, एकमात्र ऐसा शासक ये बादशाह था जो मुगल का, जिसको किसी विदेशी के द्वारा बंदी बनाया गया। तो उपयुक्त में से सभी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। किस युद्ध को जीतने के बाद नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो दिल्ली पर आक्रमण कब करता है नादिर शाह? तो करनाल में युद्ध होता है, उसके बाद ही कर देता है आक्रमण, दिल्ली पर भी कर देता है। करनाल का युद्ध। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। अरे यार छोटा हो जा। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में किसके साथ क्लाइव ने किया था? तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होता है 12 अगस्त को, ये किसके साथ होता है? ये होता है शाह आलम द्वितीय के साथ होता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह, तो मयूर सिंहासन पर जो बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। किस मुगल बादशाह का मूल नाम अली गौहर था? तो किस मुगल बादशाह का नाम क्या नाम था? अली गौहर था। किसका नाम था? तो ये था शाह आलम द्वितीय का। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बी। अंतिम मुगल बादशाह कौन था जिसको रंगून भेज दिया? तो ये कौन था? ये था शाह आलम द्वितीय नहीं होगा, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो इसका डी हो गया, जफर। बहादुर शाह द्वितीय या जफर। तो इसको रंगून भेज देता है, इसका मृत्यु भी रंगून में ही हो जाता है। चलिए
किस मुगल बादशाह के बारे में कहा गया है कि किस मुगल बादशाह के बारे में कहा गया है कि अंतिम समय में अपनी मातृभूमि में 2 गज जमीन भी नसीब में उसके नहीं हुआ? किसके बारे में ये कहा जाता है? तो ये शाह आलम बहादुर शाह द्वितीय नहीं होगा, हाँ शाह आलम द्वितीय के बारे में। तो इसका क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। तो चलिए इसका शाह आलम द्वितीय ने भी जस्ट हम लोग देखे ना, ये बार बार द्वितीय तृतीय करके यूज़ कर देता। इसका जो हो जाएगा बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का मूल नाम क्या था जिसको महक परी कहा गया? तो महक परी किसे कहा गया था? जीनत महल को कहा गया, जो किसकी पत्नी थी? तो ये बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी। किसके समय में सैयद बंधुओं का अंत हुआ था? तो सैयद बंधुओं का अंत हो जाता किसके समय में? अब मोहम्मद शाह के समय में इसका अंत हो जाता सैयद बंधुओं को। और सैयद बंधु को क्या कहा गया? किंग मेकर कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो किस युद्ध में करता है? तो ये करनाल के युद्ध में करता है। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट होता है जो दूसरा हम लोग देख रहे थे इस रिवीजन मोड में। तो चलिए आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो चैनल को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हो गया? कितना बज गया? अच्छा ठीक है, 5 बजे कम हो ही गया। हम दिमाग में था कि 5 बजे ख़त्म भी करना है, जैसे आपका स्पीड में एकदम भागे रहे थे। रिवीजन के लिए अब क्या चाहिए? ये तो है रिवीजन वाला क्लास में